हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली डिस्कशन से कुछ फ़ायदा होता है, आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई फीडबैक हो तो कमेंट में बता सकते हो। अम, कुछ दिनों पहले मैं ये सोच रहा था कि बहुत सारी गालियाँ देने की वजह से, आई मीन जस्ट गालियाँ देने की वजह से नहीं, गालियाँ देना एक अपने आप में एक जॉनरा बन गया है इंटरनेट पे। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमेडी के नाम पे, या फिर देशभक्ति के नाम पे एक दुश्मन आइडेंटिफाई करके उसको गालियाँ देना, और इस तरीके से टू सम एक्सटेंट पॉपुलर होना या एक फॉलोइंग बनाना उस आधार पे। कुछ सिचुएशंस में आई डोंट थिंक गाली देना एक गलत बात होगी। वो एक एक्सप्रेशन होता है, एक बर्स्ट ऑफ इमोशन का, इतना मुझे समझ में आता है। लेकिन एक स्ट्रेटजिक तरीके से उस चीज़ को यूज़ करना, क्योंकि देखो, अगर आप एक स्टेप पीछे जाके सोचोगे कि क्यों जो कुछ क्रिएटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उसका रीज़न ये है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें जेंडर इंटरेक्शन लिमिटेड होता था सम टाइम पहले तक, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा फैसिनेशन अभी भी आपको देखने को मिलता है। जब वो इंटरेक्शन कभी किसी भी लेवल पे ब्रेक हो सके, या फिर वो जो एक बैरियर है वो ब्रेक हो सके किसी भी लेवल पे, इसी तरीके से गालियाँ देना, शराब पीना, नॉनवेज खाना, ये सारी ही चीज़ें हमारी सोसाइटी में टू अ ब्रॉडर लेवल एक नेगेटिव चीज़ देखी जाती है। और आप ये देखोगे इन सारी ही चीज़ों को, क्योंकि पिछले 20 साल में ये सारी ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आ गई हैं, पॉपुलर हो गई हैं। और पहले ये सब पहले आज से 20 साल पहले तक शराब पीना एक टैबू था इंडियन सोसाइटी में। शराब पीने वाले व्यक्ति को एक नेगेटिव निगाह से देखा जाता था। और उसके बाद जब वो चीज़ पॉपुलर होनी शुरू हुई, थोड़ा कॉर्पोरेट कल्चर आया हमारे बड़े शहरों में, गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, इन जगहों पे ऑफ कोर्स उसके साथ विस्की भी फ्लो हुई। उसके बाद जब मार्केट खुली 99, ये सब चेंज एक्चुअली 1991 से शुरू हुआ है, अगर आप और पीछे जाने की कोशिश करते हो तो उसके साथ बाहर की चीज़ें आई, शराब आई, खाने पीने का कल्चर आया, नॉनवेज रेस्टोरेंट्स आए, नॉनवेज भी धीरे धीरे मेन स्ट्रीम होना शुरू हो गया, जो कि अगेन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ भी। ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं पर्सनल लिबर्टीज़ के साथ, और जिसको भी इनमें से जिस चीज़ का भी कंजम्पशन अपने हिसाब से करना पसंद है उसे करना चाहिए, बिल्कुल, एज लॉन्ग एज वो पैसे कहीं से 2 नंबर से नहीं ला रहा, या चोरी करके नहीं ला रहा, या फिर इतना ज़्यादा इंडल्ज नहीं हो रहा कि अपना खुद का ही नुकसान कर ले, और ख़ुद का कर भी ले तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है, एज लॉन्ग एज वो किसी और को प्रॉब्लम नहीं दे रहा उन चॉइसेस के नतीजे में। एनीवे, तो उसके बाद आपने देखा शराब इतनी एक तरीके का शराब एक टू सम एक्सटेंट टैबू जैसा स्टैंडर्ड से वो इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि 4 बोतल वोडका और इस तरीके के 36 गाने आपको देखने में मिल जाएंगे जिसमें कि शराब को ग्लोरीफाई किया जाने लगा पिछले 20 सालों में। इसी तरह से गालियाँ देना भी एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ समझा जाता था। अगर आप हमारी मूवीज़ देखोगे तो उसमें साले कुत्ते इस तरह की अब शब्द यूज़ होते थे। अगर किसी को कुत्ते में तेरा खून पी जाऊँगा, जैसे धर्मेंद्र बोलता था अपनी फिल्मों में, पर असली में रोड पे तो लोग वैसे बात नहीं करते जिनकी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। वो तो काफ़ी इज्जत देते हैं फैमिली के लोगों को जिनसे उनकी लड़ाई हो रही होती है उनकी। तो अब ये एक डिस्कनेक्ट था। बेसिकली वो रोड पे कुछ और देख रहे थे सड़क पे अपनी लाइफ में, और फिल्म में कुछ और देख रहे थे। और हम सब के अंदर एक ड्रामे का हाइटेंड लेवल देखने की एक इंस्टिंक्चुअल नीड होती है। सड़क पे कभी लड़ाई हो रही होती है तो चाहे आप किसी ज़रूरी काम से भी जा रहे हो 2 मिनट रुक के शायद देखने लग जाओगे। और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये पूरी दुनिया में ह्यूमन नेचर का पार्ट है। तो अगर गाली गलौज भी उस हाइटेंड लेवल का हो रहा है, साले कुत्ते में मज़ा नहीं आ रहा, हाइटेंड लेवल का होना चाहिए, इज़्ज़त पूरी दी जानी चाहिए, तो हमें वो और मज़ा आता देखने, वो हमने और क्रेव किया। और वो धीरे धीरे वो भी लगभग पिछले 10-15 साल से वो भी आपको मूवीज़ में देखना शुरू हो गया। एक रोस्ट हुआ था AIB की तरफ से, काफ़ी फेमस, अर्जुन कपूर और
क्या नाम है दूसरे बंदे का, रणवीर सिंह इन लोगों के साथ वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। हालांकि बहुत सारी नेगेटिविटी भी उसको मिली, लेकिन वो पॉपुलर हुआ था। स्ट्रीट लैंग्वेज को, जो गाली गलौज वाली स्ट्रीट लैंग्वेज होती है, उसको मेन स्ट्रीम पॉपुलराइज करने में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट शायद उसको माना जा सकता है। तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि ठीक है, हाँ लोग देखना पसंद करते हैं क्योंकि वो एक्चुअलिटी है। अब उस चीज़ का एक, अब देखो, म्यूज़िक एक चीज़ है, म्यूज़िक एक फिनोमेनन है, ठीक है, लोग अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं। लेकिन जैसा कि एक कॉमेडियन है तलवार, वो कहता है कि गंदा लिरिसिस्ट बनने में क्या जाता है, कहीं से भी आप सीख के गंदा लिरिसिस्ट बन सकते हो। तो वैसे ही गंदे म्यूजिशियन, गंदे सिंगर भी हैं, समथिंग गुपचुप पूजा है, समथिंग कुछ ऐसे है उस टाइप के यूट्यूब पे, जिसके ऊपर कैरी मिनाटी डिफरेंट वीडियोस बनाता रहता है जिनकी बेइज्जती कर करके। तो उस तरह के सिंगर भी हैं। अब म्यूज़िक एक फिनोमेनन है, उसको उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान भी गा रहे हैं, और उसको अरिजीत सिंह भी गा रहे हैं। लेकिन उसको ये वाले हस्तियां जो हैं, जिनकी इंट्रोडक्शन कैरी के चैनल पे होता है, ये लोग भी गा रहे हैं। तो क्वालिटी बढ़ जाती है, हायरार्की बढ़ जाती है, ग्रेडेशंस बन जाती हैं। तो अब एक दिल्ली वैली में भी गाली का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली वैली बड़ी ज़बरदस्त क्लासिक मूवी है, अगर आपने नहीं देखी तो फुली रिकमेंडेड। पर उसी तरीके से उसके घटिया वर्जन भी है इंटरनेट पे, ऑफ कोर्स यूट्यूब पे, जिसमें कि लोग किसी भी देशभक्ति के नाम पे या कॉमेडी के नाम पे या किसी भी नाम पे, फॉर एग्जांपल कैरी मिनाटी है, वो एक चीज़ करता है, वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से करता है एक्चुअली। वो इसलिए पॉपुलर नहीं है सिर्फ क्योंकि वो गालियाँ देता है, वो इसलिए पॉपुलर है कि उसके पास एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसके पास चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव है। और ये मुझे कभी कभार काफ़ी हैरानी होती है, क्योंकि वो काफ़ी कम एज, ऑलमोस्ट स्कूल गोइंग एज, स्कूल के अपने फाइनल डेज में उसने शायद स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे भी उसकी एक अंडरस्टैंडिंग एज ए ह्यूमन बीइंग, और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एक कॉमेडी की कैपेसिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर, और उनको वर्ड्स में ट्रांसलेट करने में वो काफ़ी, और एडिटिंग भी साथ साथ काफ़ी क्या कहेंगे, प्रोफिशिएंट था, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से उस काम को कर पा रहा था। तो टैलेंट है, प्योर टैलेंट है। और उसमें उसने थोड़ा वो गाली वाला भी थोड़ा सा ऐड किया हुआ था, जिससे बच्चों को भी थोड़ा मज़ा आए। तो अगेन, सिर्फ गाली देने से वो प्रोपेल नहीं हुआ है पॉपुलैरिटी की तरफ, सब्सटेंस भी था उसके उसमें। लेकिन उसको देख के बहुत सारे हज़ारों लोगों ने छोटे छोटे चैनल्स बनाए, जिसमें कि मैं कह रहा हूँ छोटे चैनल, हिपोक्रेसी, एनीवे, जिसमें कि बहुत सारे उसी चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करते थे, बहुत ही भद्दे तरीके से। गाली वाले पे ज़्यादा जो जोर देते थे, सब्सटेंस पे कम जोर देते थे, शायद इसीलिए उनमें से ज़्यादातर चले नहीं। और इस तरह के दूसरे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। बट ये इंटरनेट पे गालियों का इतना ज़्यादा प्रचलन और इतने ज़्यादा फेमस, इतने ज़्यादा लाइक बिक कैसे रही है ये चीज़, ये थोड़ी सी हैरानी वाली बात है, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, ये क्वेश्चन उठता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सोच की एक वीडियो, मोहक मंगल की, जिनके चैनल का नाम सोच है, जिसमें वो अपनी सोच बताते हैं, क्यों ना देखा जाए। उन्होंने कुछ इसी से रिलेटेड कुछ बात की है, तो देखते हैं। मैंने पहले नहीं देखा, आपके साथ ही देखूंगा और बात करते हैं। ये है केनी सेबास्टियन, एक इंडियन कॉमेडियन। 1 जुलाई को वो एक ट्विटर डिबेट में इन्वॉल्व थे इंडिया के टिकटॉक बैन के बारे में, और फिर उस हैंडल ने उनको एक राइज बैक कन्वर्ट बुलाया था, जो एक डिसरिस्पेक्टफुल टर्म है जो क्रिश्चियंस के अगेंस्ट यूज किया जाता है दूसरी कम्युनिटी। अच्छा, मैं भूल गया इस वक्त, ये एक लॉजिकल फैलेसी होती है जिसमें कि जो बात सामने वाला कर रहा है, आप उस पॉइंट को एड्रेस नहीं कर रहे हो और आप उस पर पर्सनल अटैक कर रहे हो। किसी भी सेंसिबल बंदे को, जिसको डिबेट के बारे में थोड़ा भी पता होगा, करना तो दूर की बात, सुनने का भी एक्सपीरियंस होगा, वो इस चीज़ को जस्ट डिस्क्वालीफाई कर देगा। अग्रीमा जोशुआ ने केनी सेबास्टियन के सपोर्ट में ट्वीट किया था,
जिसके बाद एक चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हो गए उनके अगेंस्ट। Let's now get you the latest on the second arrest that has come about in the case of a comedian who was being trolled and issued rape threats. उनका फिर करीब 1 साल पुराना वीडियो रीसर्फेस हुआ था जहां वो एलिजिडली एक मराठा आइकॉन छत्रपति शिवाजी को इंसल्ट कर रही थी और फिर उनकी सोशल मीडिया बुलिंग स्टार्ट हो गई। जिस वेन्यू में उन्होंने परफॉर्म किया था उधर तोड़फोड़ मचाई गई। एक फेसबुक लाइव पर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने उनकी अरेस्ट को डिमांड किया और फिर एक वीडियो सर्कुलेट हुआ एक व्यक्ति का जिन्होंने अग्रिमा को अब्यूज किया और सेक्सुअली थ्रेटन किया। कई इन्फ्लुएंसर्स ने गुजरात पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा और वडोदरा की पुलिस ने फिर उनको अरेस्ट किया। इस वीडियो का फोकस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में नहीं होगा, बल्कि होगा एक अनोखा तरीका जो कई लोग अपना रहे हैं, इसमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं फेमस होने के लिए। अच्छा, ये एक बड़ा ही ना, वैसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, क्योंकि उठ गया है मसला। देखो, सिंपल एक स्टैंडर्ड ये बना के चलो, अगर आप अपने लिए कोई चीज़ चाहते हो तो सामने वाले को भी वो चीज़ देने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, सोसाइटी की एग्जिस्टेंस का एक सिंपलिस्टिक रूल ये है, या तो सब इक्वल होंगे या तो कोई होगा ही नहीं। अनइक्वल सोसाइटी सस्टेनेबल नहीं होती। जितनी भी अनइक्वल सोसाइटीज़ दुनिया में है वहाँ पे वायलेंस, केओस भरा पड़ा है और हिस्ट्री में भी ये पैटर्न कंटिन्यूसली रिपीट होते आया है। क्योंकि आज तो इतनी इनइक्वालिटी नहीं है, हिस्ट्री में स्लेव और मास्टर वाले लेवल की इनइक्वालिटी होती थी और वो चीज़ ख़त्म हो गई, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। देखो, पता नहीं, मैंने कहीं एक्सपेरिमेंट सुन रहा था, ये कौन बता रहा था, आई थिंक श्वेताब के चैनल पे या कहीं पे, कि एक व्यक्ति से पूछा गया कि आपको, एक व्यक्ति के आई थिंक बहुतों से पूछा गया होगा, एक्सपेरिमेंट इसी तरह से होते हैं कि अगर आपको 50 रुपये, सबको 50 रुपये दिए, 10 लोग हैं, उनको एक काम करने के लिए बोला गया और सबको 50 दिए जा रहे हैं, तो वो उस सिचुएशन में ज़्यादा खुश है या अगेन वही 10 लोग हैं, उसको, उसी व्यक्ति को 70 दिए जा रहे हैं बट दूसरों को उससे ज़्यादा दिए जा रहे हैं, हालांकि उसको 50 से 20 ज़्यादा मिले अगली बार, लेकिन वो फिर भी ना खुश था क्योंकि दूसरों को उससे ज़्यादा पैसे क्यों मिल रहे हैं। वो 50 में खुश था लेकिन 70 में ना खुश था, क्योंकि अनइक्वालिटी थी। तो बेसिकली ह्यूमन का नेचर है, वो क्रेव करता है इक्वालिटी, चाहे वो बुरी सिचुएशन में भी क्यों ना हो। इसीलिए शायद कम्युनिज्म काफ़ी लंबे समय तक बहुत पॉपुलर रहा, क्योंकि सब लोग गरीब थे, गरीबी भी थी लेकिन सब थे, तो शायद कुछ एक उसके दिल को ठंडक इंसान को मिलती है इस तरह से। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का के ऊपर भी सेम रूल अप्लाई होता है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बोलने की पूरी आज़ादी चाहते हो तो आपको किसी और के बारे में, रिलीजन का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको इस बात की छूट चाहिए कि आप सामने वाले के रिलीजन में जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको पॉइंट आउट कर सको, तो ये छूट आपको सामने वाले को भी देनी पड़ेगी कि वो आपके रिलीजन में अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो उसको पॉइंट आउट कर सके या करने की उसके पास छूट हो। सिंपल, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। ये है विकास पाठक, जो हिंदुस्तानी भाव के नाम से जाने जाते हैं। वो फेमस हुए थे एक वीडियो के बाद जहाँ वो बहुत अब्यूसिव थे कुछ लोगों के अगेंस्ट जिनको वो एंटी नेशनल मानते थे। ये वीडियो वायरल हुआ था क्योंकि मोस्टली ये मीम्स में यूज किया गया था और अपनी फेम को यूज करके वो कई और वीडियो शूट करने लग गए थे और यूट्यूब और टिकटॉक की दुनिया में पॉपुलर हो गए थे और उनके ऑलमोस्ट सभी करने लग गए थे और यूट्यूब और टिकटॉक। ओके, ट्विटर पे 87,000 फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पे 3.2 मिलियन फॉलोअर्स की दुनिया में पॉपुलर हो गए थे और उनके ऑलमोस्ट सभी वीडियोस एक सिमिलर थीम के थे जहां वो किसी पॉलिटिकली रेलेवेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते थे और कुछ लोगों को अटैक करते थे जिनसे वो डिसएग्री करते थे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिसमें गालियां देना आम बात थी। वो एक सिंपल मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे और ये सभी वीडियोस अपनी वो गाड़ी में शूट करते थे। उनकी पॉपुलैरिटी इस हद तक बढ़ गई कि वो बिग बॉस में कंटेस्टेंट भी बन गए और उनकी पॉपुलैरिटी ने कई और इंडियन मेन को इंस्पायर किया है। शुभम मिश्रा उनमें से एक ही है जो एक यूट्यूब चैनल चलाते थे जहां उनके करीब 3 लाख फॉलोअर्स थे। पर अगर आप उन सारे वीडियोस को देखोगे तो उन वीडियोस में यूजुअली 3 मुझे तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। चीज़ें होती हैं। पहला, कल से मैं भी गालियाँ दे के बात करूँगा कि वो बहुत सारी गालियाँ दे रहे होते हैं वीडियोस में। दूसरा कि वो एक
राइट विंग पॉलिटिकल ओपिनियन के बारे में बात कर रहे होते हैं और फाइनली वो फिजिकल या फिर सेक्सुअल थ्रेट्स दे रहे होते हैं किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट। अब सवाल थ्रेट देना तो यूट्यूब पे क्यों दे रहा है यार? ये उठता है कि ये जॉनर ऑफ वीडियोस इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। क्लियरली इन वीडियोस की टारगेट ऑडियंस है एक यंग मेल ऑडियंस। अब गालियां देना कोई नई बात नहीं है, बहुत पुराने टाइम से गालियां एक इम्पोर्टेंट गालियों पे ही तो एक्सपेरिमेंट। इनफैक्ट एक रीसेंट बुक ने बताया कि कैसे बादशाह अकबर भी गालियों को यूज करते थे, पर गालियां देना कभी भी एक कल्चर्ड या फिर लर्नड थिंग नहीं मानी जाती थी। पर रिसर्चर्स के हिसाब से गालियों का एक एक्चुअल बेनिफिट भी होता है। जैसे कुछ रिसर्चर्स ने बताया कि कैसे गालियां देने से लोगों का स्ट्रेस कम होता है। हम लोग कम्युनिकेट बर्स्ट ऑफ इमोशन रिलीज होता है भाई, दिल हल्का होता है। दो तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है कि जब हम सोच समझ के कुछ कम्युनिकेट करते हैं, और दूसरा जब हम स्पॉन्टेनियसली कम्युनिकेट करते हैं या फिर बिना सोचे समझे। अब इन दोनों फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन को हमारे दिमाग के डिफरेंट पार्ट्स कंट्रोल करते हैं, और जब हम गालियां देते हैं हम यूजुअली उसके बारे में इतना सोचते नहीं हैं। इसीलिए हमारा ब्रेन का वो पार्ट इस चीज़ को कंट्रोल करता है जो स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है। अब मान लीजिए कि आपकी उंगली पर एक हथौड़ा गिर जाता है, तो आप इंस्टेंटली बोलेंगे। जब हम गालियां देते हैं या फिर स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं तो दूसरे लोगों को हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारे इमोशंस के बारे में एक क्लियर पिक्चर पता चल जाती है। और शायद इसीलिए रिसर्च स्टडीज़ के हिसाब से जब लोग ज़्यादा गालियों को यूज़ करते हैं तब वो ज़्यादा ऑनेस्ट और लेस डिसेप्टिव माने जाते हैं। और ये फाइंडिंग हमारे लिए इतनी सरप्राइजिंग भी नहीं होनी चाहिए। वो लोग जो बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं यूजुअली माने जाते हैं कि वो बहुत नेचुरल है, उनका कोई हिडन एजेंडा नहीं है, वो बिना फिल्टर के बात करते हैं। जबकि पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ कई लोग बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक या फिर पॉलिटिकली ट्रम्प, और मैं गैस करता हूँ या प्रेडिक्ट करता हूँ कि आप ट्रम्प को लाएंगे, क्योंकि ट्रम्प इसका यार इस ट्रम्प से बड़ा कोई एग्जांपल नहीं हो सकता इस चीज़ का। करेक्ट होने की कोशिश करते हैं, ग्रैब देम बाय द। इसीलिए शायद उन पर ट्रस्ट इतना लोग नहीं करते। और स्पेशली जब लोगों की एक एसोसिएशन होती है किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनकी रियल इंटेंशंस हमें शायद पता नहीं चलती। पर जब कोई स्क्रीन पर आता है जो एक कॉमन मैन की तरह दिखता है या फिर बात करता है और बिना फिल्टर के बात करता है, तो शायद वो वीडियोस लोगों को एक इम्प्रेशन देते हैं कि इंडिया का कॉमन मैन एक्चुअली कैसे सोच रहा है। और शायद इसी वजह से लोग इन वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। पर गालियां बस एक पार्ट है हिंदुस्तानी भाव या फिर शुभम मिश्रा की अपील के बारे में। दूसरा पार्ट है उनकी पॉलिटिकल ओपिनियंस। कई स्टडीज ने ये समझने की कोशिश करी है कि राइट विंग पॉलिटिकल कंटेंट इतना पॉपुलर क्यों है यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स पर। और एक कारण जिस वजह से राइट विंग पॉलिटिकल ओपिनियन पाए जाते हैं यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स में, वो है कि इन प्लेटफॉर्म्स में एक वीडियो क्रिएट करना बहुत मुश्किल नहीं है। आपको एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, और एक सिंपल बैकग्राउंड चाहिए होता है इन क्रिएटर्स को एक एस्टैब्लिश कंटेंट कंपनी से कम्पीट करने के लिए। पर ये लो बैरियर ऑफ एंट्री तो लेफ्ट विंग क्रिएटर्स के लिए भी है, बस राइट विंग ओपिनियंस ही क्यों पॉपुलर है। और इसके पीछे कारण ये है कि इंडिया में और कई और देशों में हमारे वर्ल्ड में मेन बिल्डिंग ब्लॉक राइट विंग पॉलिटिकल ओपिनियंस का है फियर या फिर डर। ज़्यादातर राइट विंग कंटेंट फियर के इमोशन को यूज़ करता है ट्रैक्शन गेन करने के लिए, चाहे वो डर इमिग्रेशन का हो, पॉपुलेशन इंक्रीज का हो, या फिर हमारे कल्चर का हो। और राइट विंग या फिर कंजर्वेटिव मूवमेंट्स में इस डर को यूज़ करने के पीछे कई साइंटिफिक रीजंस भी हैं। जैसे एक 2012 की स्टडी में लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टिसिपेंट्स को कई फोटोज दिखाई गई, कुछ जो नेगेटिव फोटोज थी और कुछ पॉजिटिव, और फिर उनकी आई मूवमेंट्स रिकॉर्ड करी गई। जहाँ लिबरल पार्टिसिपेंट्स पॉजिटिव इमेजेस जैसे एक हैप्पी चाइल्ड पर फोकस करते थे, कंजर्वेटिव पार्टिसिपेंट्स नेगेटिव फोटोज पर ज़्यादा फोकस करते थे। और दूसरी स्टडीज़ ने ये दिखाया कि कंजर्वेटिव लोग, यानी कि वो लोग जिनके राइट विंग पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं, वो ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव होते हैं थ्रेट से। जैसे एक 2008 की स्टडी ने दिखाया कि वो लोग जिनके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स से, सडन नॉइज या फिर बहुत ग्राफिकल इमेजेस से, उनके कंजर्वेटिव ओपिनियंस से। और आज की दुनिया में जहाँ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, सोशल मूवमेंट जैसे LGBTQ+ या फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर रही हैं, और इमिग्रेशन की वजह से कई एटीट्यूड्स और कई कल्चर्स चेंज हो रहे हैं, लोग डरे हुए अपनी आइडेंटिटी के बारे में, अपने कल्चर के बारे में और अपनी इकोनॉमिक पोजीशन के बारे में। इसीलिए कई पॉलिटिकल ओपिनियंस राइट विंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि राइट विंग मूवमेंट ही इन चेंजेस को रेजिस्ट करती है। यार यहाँ पे ना थोड़ा सा मेरा डिफरेंस है
इसके ओपिनियन से। देखो, एक होता है राइट विंग, एक होता है लेफ्ट विंग, एक होता है सेंटर, और एक होता है सेंटर राइट और सेंटर लेफ्ट। राइट विंग मुझे नहीं लगता कि नहीं, थोड़ा सा मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा। हाँ, एग्जिस्ट करता है राइट विंग। फॉर एग्जांपल, अगर अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को देखा जाए तो वो राइट विंग है, पर मोदी की गवर्नमेंट राइट विंग नहीं है। मोदी की गवर्नमेंट को आप कह सकते हो सेंटर राइट, ठीक है, क्योंकि आपको ग्रेडेशंस क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी, चीज़ें नुआंस्ड होती हैं, आपको उसको नुआंस में समझना ही पड़ेगा। हाँ, योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है उसको कहा जा सकता है कि वो राइट विंग गवर्नमेंट है, बट जैसा कि मैं कह रहा था, मोदी की गवर्नमेंट राइट नहीं है, वो सेंटर राइट है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स वो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की और इन सारी चीज़ों की, ठीक है, और वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पुश नहीं करते जब भी वो किसी भी तरह की पॉलिटिकल स्पीच दे रहे होते हैं या किसी भी स्कीम को फ्लोट कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बट हाँ, उनकी अगर ओवरऑल आइडियोलॉजी देखोगे तो वो टुवर्ड्स राइट हो करती है, तो इसलिए मैं उनको सेंटर राइट बोल रहा हूँ। और आज के टाइम में जैसा कि बता रहा था कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें डिफरेंट चेंज हो रही हैं। राइट विंग उतने बड़े अमाउंट में एग्जिस्ट नहीं करता जितने बड़े अमाउंट में सेंटर राइट करता है, और सेंटर राइट को ही आज के टाइम में राइट विंग कंसीडर कर लिया जाता है। यानी कि बेसिकली जो स्केल था लेफ़्ट और राइट का, अगर यहाँ था तो वो स्केल शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स लेफ़्ट, यानी कि जो सेंटर राइट में भी था वो भी अब राइट माना जाता है, और जो एक्सट्रीम लेफ़्ट था वो अब लेफ़्ट माना जाता है। ये फेनोमेनन समझने की ज़रूरत है, जो चेंज आया है आज के टाइम पे। और तीसरा कंपोनेंट इन वीडियोस का है फिजिकल या फिर सेक्सुअल थ्रेट्स। अब ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ ये नहीं है कि ये तो बेवकूफ़ी है। इन्फ्लुएंसर्स इन थ्रेट्स को यूज़ करते हैं अपने वीडियोस में, बल्कि इन ग्राफिकल थ्रेट्स के बावजूद लोग इन वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। तो फिर सवाल यह है कि लोग ऐसे कंटेंट को इसके बावजूद क्यों देखते हैं। दो रिसर्चर्स के पास शायद इसका आंसर है। बिल ओराइली एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जिनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट एलिगेशंस थे, और हार्वी वाइनस्टीन एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर थे जिनके अगेंस्ट रेप और सेक्सुअल असॉल्ट एलिगेशंस थे। और राइली एक कंजर्वेटिव यानी कि राइट विंग माने जाते थे, जबकि हार्वी वाइनस्टीन एक लिबरल। रिसर्चर्स ने दोनों लिबरल और कंजर्वेटिव अमेरिकन से इन दोनों केसेस के बारे में जानने की कोशिश करी, और उनसे ये पूछा कि क्या इन लोगों को जेल जाना चाहिए अपने एक्शंस के लिए या नहीं। और उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग मिली, जहां लिबरल्स दोनों ओराइली और वाइनस्टीन को इक्वल प्रोबेबिलिटी से जेल भेजना चाहते थे, वहीं ज़्यादा कंजर्वेटिव्स ने वाइनस्टीन को जेल भेजने की बात करी एज कम्पेयर टू ओराइली। अब ऐसा क्यों होगा? एक थ्योरी ये है कि लिबरल्स और राइट विंग यानी कि कंजर्वेटिव्स के बीच में एक मॉरल फाउंडेशन का डिफरेंस है। इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर लिबरल्स इंडिविजुअल वैल्यूज जैसे इक्वालिटी, जस्टिस और फेयरनेस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जबकि कंजर्वेटिव्स ग्रुप वैल्यूज जैसे ग्रुप की तरफ लॉयल्टी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। और शायद इसी वजह से जब एक कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर ओपनली एक फिजिकल या फिर सेक्सुअल थ्रेट देता है तो उनकी ऑडियंस इतना माइंड नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनसे कम्प्लीटली अग्री करते हैं। नहीं, आई थिंक थोड़ा सा और इसमें डीप जाने की ज़रूरत है। एक्चुअली बिल ओराइली और हार्वी वाइनस्टीन की अगर आप सिचुएशन देखोगे तो सिचुएशन में फ़र्क है। बिल ओराइली बेसिकली एक न्यूज़ कास्टर था जो न्यूज़ कंडक्ट करते हैं, डिबेट्स कंडक्ट करते हैं, जैसे इंडिया में अर्नब गोस्वामी। उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के इश्यूज आए हैं, बट कोई ऐसा इशू नहीं आया कि कंटिन्यूसली उसने बहुत लंबे टाइम तक ये चीज़ की हो। सम इंसिडेंट आए हैं, ठीक है, और रेप वगैरह के तो खैर आए ही नहीं है। हार्वी वाइनस्टीन वेयरएज जो उसके ऊपर इश्यूज आए हैं, वो सालों तक उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा किया है, और उसने सिर्फ सेक्सुअली अब्यूज़ नहीं किया, उसके ऊपर रेप वगैरह के भी चार्जेस हैं। तो जो दोनों की जो डिग्री ऑफ क्राइम है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अगेन सेम चीज़, डिग्री को आपको या ग्रेडेशंस को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। बट मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जो सज़ा बिल ओराइली के क्राइम की बनती है वो उसको मिलनी चाहिए, जो हार्वी वाइनस्टीन के क्राइम की बनती है वो उसको मिलनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट वहाँ पे कुछ है जो आपको साथ साथ समझना पड़ेगा। सिर्फ ग्राफ में फ़र्क आ गया दोनों के बारे में, ये एक चीज़ दिखा रही है, ये एक डिफरेंस दिखा रहा है दोनों में। इसके लिए आपको ये प्रिजम्पशन करनी पड़ेगी कि उन दोनों का क्राइम इक्वल लेवल का था, जो कि एक्चुअल में सही प्रिजम्पशन नहीं है। पर क्योंकि उनकी
अपनी ग्रुप की तरफ लॉयल्टी वो उस कंटेंट को फिर भी देखते हैं। गालियों का इस्तेमाल करके, राइट विंग पॉलिटिकल ओपिनियंस के बारे में बात करके। हाँ, बट इस चीज़ से मैं टू सम एक्सटेंट एग्री करता हूँ, पर एक्चुअली लेफ़्ट में भी ये सेम प्रॉब्लम है। ग्रुप लॉयल्टी जस्ट राइट में नहीं है, लेफ़्ट में भी है। इनफैक्ट मुझे लगता है लेफ़्ट में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है ग्रुप लॉयल्टी की, क्योंकि देखो एक्सट्रीम लेफ़्ट के ग्रुप्स हैं, एंटीफा वगैरह, ठीक है, BLM वगैरह USA में, उनके वायलेंट एक्शंस को भी डिफेंड किया जाता है, जस्टिफाई किया जाता है लेफ़्ट के द्वारा। इनफैक्ट काउंट ही नहीं किया जाता, जनरली उनके बारे में बात ही नहीं की जाती, उनको छुपाया जाता है। तो ये जो स्टडी है ये मैं एग्री नहीं करता कि राइट में बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है, ग्रुप लॉयल्टी है। लेफ़्ट में आई थिंक उससे ज़्यादा ग्रुप लॉयल्टी है। राइट का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ग्रुप लॉयल्टी की नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी, वन ऑफ द प्रोमिनेंट नेम्स इन द राइट, ही continuously criticizes Modi and Modi government and their policies. Same again, Nitin Gadkari, he is a member of RSS, which is generally considered a right-wing party, right-wing institution. और वो हमेशा ही क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, जहाँ भी उनको लगता है कि ये गलत है। और वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स हैं इस गवर्नमेंट के इन जनरल। तो लेफ़्ट में मुझे नहीं कोई इतना बड़ा कोई दिखाई दे रहा कि केजरीवाल के किसी गलत एक्शन पे या फिर लालू के किसी गलत काम पे केजरीवाल ने क्रिटिसाइज़ कर दिया हो, या इंडिया का एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो ये कंक्लूजन टोटली आई मैं पहले कह रहा था कि टू सम एक्सटेंट आई एग्री, बट ऑन अ सेकंड थॉट आई डोंट एग्री एट ऑल। और ओपनली थ्रेट्स देकर कई इन्फ्लुएंसर्स जैसे शुभम मिश्रा अपनी पॉपुलैरिटी ड्राइव करते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। सोशल मीडिया कंपनीज को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपने प्लेटफॉर्म्स के बारे में। कई स्टडीज़ ने इन प्लेटफॉर्म्स में राइट विंग रेडिकलिज्म के बारे में बात करी है। ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम नहीं यार, ये गलत दिशा में जा रहे हो। देखो, थ्रेट देना एक क्राइम है। सोशल मीडिया कंपनी को क्यों पुलिस वाला बना रहे हो, उनको एम्पावर क्यों कर रहे हो? उसको कंप्लेंट गवर्नमेंट की जो एजेंसी, क्राइम प्रिवेंशन एजेंसीज है, पुलिस है, उनका काम है उनको रोकना, किसी को क्राइम करने से रोकना। सोशल मीडिया की कंपनी का काम नहीं है। अगर आप उनको ज़्यादा स्ट्रेंथन बनाओगे तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व करेंगे, जो कि एंड में हमारा या आम पब्लिक का नुकसान होगा। को डेवलप कर और यूजर्स को ज़्यादा कंट्रोल देकर ये सोशल मीडिया कंपनीज कुछ हद तक इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट को कम कर सकता है। पर रियलिस्टिकली इन स्टेप्स के बावजूद इस एनवायरनमेंट को चेंज करना बहुत मुश्किल होगा तब तक जब तक हमारी पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ रिएक्ट नहीं करती। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेटली एक यूनिक पोजीशन पर है, जहाँ बीजेपी और शिवसेना, दो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है मराठा आइकन्स को, वो सरकार की दूसरी साइड्स पर है, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल एंगल क्रिएट हो गया इस सिचुएशन में। और जब तक रूलिंग पार्टीज सोशल मीडिया बुलिंग को अबैंडन नहीं करती, तब तक ये एनवायरनमेंट कंटिन्यू करता रहेगा। पर एज इंडिविजुअल्स हम भी कुछ कदम उठा सकते हैं। फर्स्टली हम अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं सोशल मीडिया बुलिंग के बारे में। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स इंसर्ट कर दिए, आप उनको पढ़ सकते हैं इसके बारे में और समझने के लिए। दूसरा कि इन लोगों के बिहेवियर को नॉर्मलाइज नहीं करें। हिंदुस्तानी भाव पॉपुलर हुआ था क्योंकि उनके बिहेवियर को मीम्स की तरह यूज किया जा रहा था, पर ऐसा मत कीजिए, बल्कि इस बिहेवियर को स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, वो सबसे क्रिंज मीम्स होती हैं यार, वो पता नहीं किन को पसंद है। वो देखो, मीम की भी क्वालिटी है ना, तो अच्छी क्वालिटी के मीम्स यूज करो। कौन यार, और तरीके से कंडेम कीजिए और बताइए कि ये गलत है। और फाइनली वो लोग जो सोशल मीडिया बुलिंग से गुजर रहे हैं, उनको सपोर्ट दीजिए। अगर उनकी डीएम्स ओपन है तो सिंपली एक उनको मैसेज कर दें कि हम आपको सपोर्ट करते हैं एंड दैट वी आर सॉरी फॉर व्हाट यू वेंट थ्रू। ये इशू इतना इजी नहीं है सॉल्व करने के लिए, पर अगर हम ऐसे छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो कुछ हद तक उसके नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो सकते हैं। इजी सॉल्व करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हर गैस की भरे हुए गुब्बारे की ना धीरे धीरे हवा निकल जाती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था स्टार्ट होने से पहले भी। हालांकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट टर्न ले लिया वीडियो ने, मुझे नहीं पता था कि ये इस दिशा में जाने वाला है, बट मैं जनरली गालियाँ देने की जो ट्रेंड है उसके ऊपर सोच रहा था कि इस पर बात हुई होगी। बट एनीवे, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इसमें। देखो, जो
काम की चीज़ नहीं होती ना। नेचर ह्यूमन रियलिटी है ऐसी, हमारी जो रियलिटी जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं ये ऐसी है कि जो बकवास चीज़ें होती हैं ना वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर धुल धुल के निकल जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कई बार वो स्टिक भी कर जाती हैं लंबे समय तक, लेकिन बुराइयाँ, बट वो धुल के निकल जाती हैं। तो ये भी एक फिनोमेनन आया था, ऊपर गया, और अब आपको शायद लग रहा होगा नीचे भी जाएगा, और 1-2 बार एक्शन हो जाएगा। जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड एजेंसीज हैं उनके द्वारा, तो ये चीज़ अपने आप ही इस पर कर्ब हो सकता है। मुश्किल नहीं है कर्ब करना, सिर्फ पुलिस को अपना एक्शन लेना है और कुछ नहीं, तो इतना मुश्किल नहीं है। देखो इंटरनेट पे आप किसी की कॉमेडी को घटिया, अब जैसे वो बता रहे थे फेसबुक में जाके उन्होंने तोड़फोड़ कर दी, फेसबुक जिस पे लाइव कर रहे थे, सब के सब क्राइम कर रहे हैं, सब के सबको अरेस्ट होना चाहिए। क्यों नहीं किया पुलिस ने अरेस्ट? वहाँ प्रॉब्लम है, अगर नहीं किया तो। हालांकि उस लड़के का भी दिखाया कि उसे बाद में अरेस्ट किया था गुजरात में, और गुजरात अगेन बीजेपी की गवर्नमेंट है, पर हुआ अरेस्ट, है ना। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपरली एस्टैब्लिश किया जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है इन प्रॉब्लम्स को झेलना। ये तो बड़ी छोटी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम तो कुछ और ही होती है। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपके बॉर्डर पे एक कंट्री है जो कि आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल है और उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, उसको सॉल्व करना बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा सा टाइट करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम 1 सेकंड में ठीक होगी। हमारे यहाँ इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है, मैंने इसके बारे में आई थिंक जब मैंने स्टार्टिंग में 3-1 साल पहले बात करनी शुरू की तो मैंने बात की थी कि इंडिया में पुलिसिंग एडिक्वेट है ही नहीं, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, किसी भी पैरामीटर पे हमारे यहाँ की पुलिस एडिक्वेट नहीं है, तो उनका एक्शन कहाँ से एडिक्वेट होगा। और नेचर अपने आप में 2 नंबरी घूसखोरी की जो प्रॉब्लम्स है वो तो खैर है ही अपनी जगह। तो ये बात है। होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।